हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोटिवेशन के सेकेंड टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हमने इसके प्राथमिक अभिप्रेरक या जैविक अभिप्रेरक के बारे में जाना था। मोटिवेशन के टाइप्स में पहला जो टाइप्स था उसको हमने कवर किया। आज हम इसके सेकेंड टाइप्स को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो CDP की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या KVS या सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो CDP में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या जाना था। आइए अब हम उनको देखते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि मोटिवेशन क्या होता है, यानी कि अभिप्रेरक क्या होता है। तो हमने ये देखा था कि अभिप्रेरक जो होता है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अभिप्रेरक जो होता है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसे ही अभिप्रेरक कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति को ये लक्ष्य की ओर बनाए रखने में ये मदद करता है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि मोटिवेशन के टू टाइप्स होते हैं। मोटिवेशन के टू टाइप्स हमने देखे थे। एक तो होता है इनबोर्न मोटिव्स, जिसे जन्मजात अभिप्रेरक या प्राथमिक या फिर इसे जैविक अभिप्रेरक कहा जाता है। फिर दूसरा है एक्वायर्ड मोटिव्स, यानी कि अर्जित अभिप्रेरक, जिसमें कि हमने जन्मजात अभिप्रेरक के बारे में देखा था कि जन्मजात अभिप्रेरक ऐसे अभिप्रेरक को कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होता है, जिसे फिजियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भूख, प्यास, नींद, यौन या काम इच्छा या फिर मल मूत्र त्याग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। जन्मजात अभिप्रेरक या फिर हम इसे प्राथमिक अभिप्रेरक भी कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने इसे पूरे डिटेल के साथ कवर किया है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जा कर के इसे पूरे डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं इसके सेकेंड टाइप्स को। इसका सेकेंड टाइप्स है अर्जित अभिप्रेरक, यानी कि एक्वायर्ड मोटिव क्या होती है। तो अर्जित अभिप्रेरक उसे कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से ये मौजूद नहीं होता है। ये व्यक्ति में जन्म से मौजूद नहीं होता है। ये जो होता है वो व्यक्ति के जीवन काल में सामाजिक रूप से अपने आप को श्रेष्ठ रखने के लिए सीखता है। यानी कि अर्जित अभिप्रेरक हम उसे कहेंगे जो कि व्यक्ति सामाजिक रूप से, जिसमें व्यक्ति सामाजिक रूप से अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सीखता है। इसे ही अर्जित अभिप्रेरक कहा जाता है। तो अर्जित अभिप्रेरक वह होता है जो व्यक्ति में जन्म से तो मौजूद नहीं होता है, लेकिन जिसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सामाजिक रूप से अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सीखता है, उसे ही अर्जित अभिप्रेरक कहा जाता है। अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अभिप्रेरक हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि पहला है उपलब्धि की आवश्यकता, जिसे नीड फॉर अचीवमेंट कहा जाता है। संबंधन की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन। स्तर एवं सत्ता की आवश्यकता, नीड फॉर पावर एंड स्टेटस। आक्रमणशीलता की आवश्यकता, नीड फॉर एग्रेसिवनेस।
फिर है पांचवा अनुमोदन की आवश्यकता, यानी कि अप्रूवल, मोटिव और नीड। तो इसे हम डिटेल से कवर करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। आइए अब हम इनको कवर करते हैं। पहला है नीड फॉर अचीवमेंट। पहला है नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि की आवश्यकता। उपलब्धि की आवश्यकता। उपलब्धि की आवश्यकता। इसके उपलब्धि की आवश्यकता किसे कहते हैं? तो उपलब्धि की आवश्यकता उसे कहा जाता है जिससे कि प्रेरित होकर व्यक्ति अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसमें अधिक से अधिक सफलता मिले। मान लीजिए व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, व्यक्ति एक कार्य को कर रहा है और उस कार्य को वो इस ढंग से करता है, कि उसमें उसको अधिक से अधिक सफलता मिले, उसमें उसको अधिक से अधिक सफलता वो प्राप्त कर सके। इसे ही उपलब्धि की आवश्यकता कहा जाता है। और जिन व्यक्तियों में उपलब्धि की आवश्यकता, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति को अगर उपलब्धि की आवश्यकता अधिक होती है, वो अपने जीवन को उच्च स्तर तक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो अपने जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति में उपलब्धि की आवश्यकता अधिक होती है, वो जीवन के उच्च स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और ये उपलब्धि की जो आवश्यकता होती है वो सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में जितनी उपलब्धि की आवश्यकता है वो दूसरे व्यक्ति में भी हो, यानी कि सब में अलग अलग ये पाए जाते हैं। किसी में ये तो या ज़्यादा होता है या किसी में कम होता है, यानी कि सभी में डिफरेंसेस जो हैं वो पाई जाती हैं। और उपलब्धि की आवश्यकता जो होती है, इसका मापन किससे किया जाता है? तो उपलब्धि की आवश्यकता का जो मापन किया जाता है वो TAT के द्वारा किया जाता है। TAT को कहते हैं थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। तो आप इसके फुल फॉर्म को भी याद रखें कि TAT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो TAT का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। इसके द्वारा क्या है कि किसी व्यक्ति की उपलब्धि अभिप्रेरक को मापा जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरक का अध्ययन किया है और वो कुछ निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। आइए अब हम उनके निष्कर्ष को भी थोड़ा जान लेते हैं कि उन मनोवैज्ञानिकों ने निष्कर्ष के आधार पर क्या कहा है। तो उन्होंने पहले तो ये कहा है कि यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनमें उपलब्धि अभिप्रेरक अधिक पाई जाती है वो साधारण कठिनाई वाले कार्य को अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, साधारण कठिनाई वाले कार्य को ये अधिक पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनमें उपलब्धि अभिप्रेरक की आवश्यकता होती है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि दूसरा जो इसका जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि ये वैसे कार्यों को अधिक पसंद करते हैं जिसमें कि उनकी जो तुलना है वो अन्य व्यक्तियों से आसानी से हो सके। उनकी जो तुलना है वो अन्य व्यक्तियों से आसानी से हो जाए। इसके साथ ही साथ वो एक कार्य में सफल होते हैं और अपनी आकांक्षा स्तर को वो धीरे धीरे ऊंचा करते हैं।
ठीक है। जब ये कार्य में सफल हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जब कार्य में सफल हो जाते हैं तो इनका जो आकांक्षा स्तर जो होता है, वो धीरे धीरे ऊंचा उठता है। ठीक है, इनका आकांक्षा स्तर जो होता है उसका लेवल धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। जिसमें कि कुछ अध्ययन हुए हैं और उस अध्ययन पर ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि लड़कों में ही जो उपलब्धि की आवश्यकता है वो अधिक पाई जाती है, बल्कि लड़का हो या फिर लड़की हो, सभी में उपलब्धि जो स्तर होती है वो समान होती है। ऐसा नहीं है कि लड़के में अधिक पाई जाती हैं या लड़कियों में अधिक पाई जाती है। आजकल हम बहुत सारे ऐसे क्षेत्र देख रहे हैं जिसमें ज़रूरी नहीं कि लड़के आगे हैं, चाहे वो स्पेस की बात की जाए या फिर किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, तो हर क्षेत्र में भी लड़कियां जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं या लड़कियां नहीं कर सकती हैं। सभी समान रूप से सब में उपलब्धि की जो अभिप्रेरक होती है, जो उसकी आवश्यकता होती है, वो समान होती है। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है नीड फॉर एफिलिएशन। सेकेंड पॉइंट है नीड फॉर एफिलिएशन। इसका सेकेंड पॉइंट है, जिसे कहते हैं संबंधन की आवश्यकता। संबंधन की आवश्यकता। इस संबंधन की आवश्यकता को सामुदायिकता भी कहा जाता है। संबंधन की आवश्यकता को सामुदायिकता की आवश्यकता भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि समाज में, इसमें होता है कि व्यक्ति जो है वो समाज में या दूसरों के साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है, दूसरों के साथ रहने की जो प्रवृत्ति को सामुदायिकता की संज्ञा दी गई है। क्योंकि व्यक्ति क्या है कि इसमें वो समाज के साथ या दूसरे व्यक्ति के साथ रहना अधिक पसंद करता है। जिसे एक हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक चूहों का एक समूह है, ठीक है। इसमें इसे 3 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए वाले चूहों को क्या है, ग्रुप ए में जो चूहे हैं इन्हें सबको अलग अलग रखा गया है, ठीक है। इसमें जो चूहा है, ये जो चूहा है, इस चूहे को इसमें अलग अलग रखा गया है। जैसे कि एक चूहा इसमें है, दूसरा चूहा कहीं और है, सबको अलग अलग रख दिए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है इसमें चूहों का जोड़ा रखा गया है, ठीक है। इसमें जो क्या है, चूहों का इसमें जोड़ा है। एक चूहा हुआ, इसमें कुछ जोड़ों में चूहों को इसमें रखा गया। फिगर उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ जाना ये चूहे की ही फिगर है। तो एक ग्रुप ए में क्या है कि अलग अलग चूहों को रखा गया। और दूसरा जो समूह है ग्रुप बी, इसमें क्या है कि चूहों को पेयर्स यानी कि जोड़ों में रखा गया। इसके बाद जो तीसरा समूह है ग्रुप सी का, इसमें क्या है कि बहुत सारे चूहों का समूह इसमें रखा गया। इसमें बहुत सारे चूहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे चूहों का एक समूह इसमें है जो इसमें रखा गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इसमें चूहे हैं जो रखे गए हैं, पूरा समूह में यहाँ चूहे हैं। तो इसमें एक निष्कर्ष पर ये पहुँचा गया है कि जिसमें समूह में जिसमें चूहे हैं, ठीक है, इन समूह में जो चूहे जो हैं, ये समूह में जिनको पाला पोसा गया है, तो इसमें दूसरों के साथ मिलने जुलने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक पाई गई है। क्यों? क्योंकि इनमें शुरू से सामूहिकता की भावना है। ये समूह में रह रहे हैं और ये क्या है कि ये अलग अलग रह रहे हैं। ये सिर्फ जोड़े में है लेकिन समूह में तो नहीं है। समूह में सिर्फ ये जोड़ा है जो एक समूह में रह रहा है और शुरू से इसे ऐसा ही पाला पोसा गया है। तो फिर जिसे जैसा शुरू से इन्वायरमेंट मिलता है, जैसा पाला पोसा जाता है, उसमें वैसे ही प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो इन चूहों में दूसरों चूहों के साथ मिलने जुलने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक देखी गई है। तो इसे ही संबंधन की आवश्यकता
कहा जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है नीड फॉर पावर एंड स्टेटस। नीड फॉर पावर एंड स्टेटस, यानी कि स्तर एवं सत्ता की आवश्यकता। स्तर एवं सत्ता की आवश्यकता। इससे अंतर्गत क्या होता है कि ये जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है, तो सत्ता की जो आवश्यकता है वो एक तरीके से सामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत आती है। सत्ता की जो आवश्यकता होती है वो सामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत ये आती है। यानी कि जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर अपना, यानी कि इसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर, ठीक है, इसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर जब अपना प्रभुत्व बनाए रखता है तो उसे ही स्तर या सत्ता की आवश्यकता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दूसरों के व्यवहार, इसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने या उसे अपने ढंग से मोड़ने की क्षमता, अपने ढंग से मोड़ने की क्षमता को ही सामाजिक सत्ता कहा जाता है। यानी कि सामाजिक सत्ता उसे कहा जाता है जिसमें कि व्यक्ति जो है वो अन्य व्यक्तियों को पर अपना चाहता है कि वो प्रभुत्व को बनाए रखे, ठीक है, और इसके साथ ही साथ वो दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, जिसमें कि वो चाहता है कि व्यक्ति को वो अपने ढंग से मोड़े, मतलब कि वो जैसा कहें और अन्य व्यक्ति उनकी बातों को माने, उसके अनुसार ही वो कार्य करें। तो इसे ही सत्ता की आवश्यकता कहा जाता है। और सत्ता की आवश्यकता के बारे में कुछ अध्ययन हुआ है और उस अध्ययन के आधार पर ये कहा गया है कि सत्ता की आवश्यकता जो होती है वो ऐसे लोगों में अधिक पाई जाती है जिनमें कि मान लीजिए जो खेल-कूद, जैसे कि खेल-कूद प्रतियोगिता जैसे कि क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ में जो अधिक भाग लेते हैं उनमें ये अधिक पाया जाता है, क्योंकि वो अपने दूसरे दल को वो हराने की जो प्रयास होता है वो भरसक प्रयास करते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ इसमें एक दूसरा भाव ये होता है कि इसमें निम्न सामाजिक स्तर के लोगों के प्रति आक्रमणशील व्यवहार दिखलाते हैं। इनमें ही ऐसे लोगों में ही स्तर एवं सत्ता की आवश्यकता जो होती है वो पाई जाती है। यानी कि ऐसे जो लोग हैं वो दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। साधारण भाषा में हम इसे समझें तो इसे एक वर्ड में हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों पर नियंत्रण करना चाहता है, दूसरों को अपने कंट्रोल में करना चाहता है कि लोग उसके अनुसार ही कार्य करें, तो ऐसे लोगों में स्तर एवं सत्ता की आवश्यकता जो होती है वो अधिक पाई जाती है। आइए अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसका जो चौथा पॉइंट है उसको अब हम देखते हैं। इसके फोर्थ पॉइंट को हम देखते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है नीड फॉर
एग्रेसिवनेस यानी कि आक्रमणशीलता की आवश्यकता। आक्रमणशीलता की आवश्यकता इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी कि आक्रमणशीलता भी एक तरीके का समझिए तो ये भी एक तरीके का सामाजिक अभिप्रेरक होता है। ये भी सामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत ये भी आते हैं, सामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत ये आते हैं, जिसमें व्यक्ति क्या है, इसमें व्यक्ति दूसरों को शारीरिक रूप से चोट जब पहुंचाता है, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इसे ही हम आक्रमणशीलता की आवश्यकता कहते हैं। इसके बारे में फ्रायड ने अपने अध्ययन में कहा है कि जिनमें आक्रमणशीलता की भावना होती है उनमें मृत्यु मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, उनमें मृत्यु मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो किसी चीज़ को अगर वो बर्बाद करते हैं, किसी चीज़ को अगर बर्बाद करते हैं या उनको चोट पहुंचाते हैं, वो चोट पहुंचाने की जो प्रवृत्ति होती है वो इसके अंतर्गत आती है। लेकिन आजकल के कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने फ्रायड के इस विचार का समर्थन नहीं किया है और उन्होंने ज़्यादा वातावरण को इम्पोर्टेंस दिया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के आक्रमणशील व्यवहार में वातावरण जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि आक्रमणशीलता जो होती है वो जन्मजात नहीं होती है। इन्होंने कहा है कि आक्रमणशीलता जो होती है वो जन्मजात नहीं होती है, बल्कि ये जो होती है वो कुंठा से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति किसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति में उत्पन्न होता है तो व्यक्ति में क्या है कि कुंठा उत्पन्न होती है। कुंठा क्यों उत्पन्न होती है? जब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो क्या हुआ, उसमें कुंठा उत्पन्न हुई, उसमें फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो गया और उसकी अभिव्यक्ति में वो क्या करता है कि वो आक्रमणशील व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। वो आक्रमणशील बिहेवियर जो है वो करना प्रारंभ कर देता है, दूसरों पर चिल्लाना, दूसरों पर गुस्सा करना, ऐसा वो बिहेवियर करना प्रारंभ कर देता है। तो इन्होंने कहा है कि व्यक्ति में जो आक्रमणशीलता जो होती है वो वातावरण द्वारा भी प्रभावित होती है, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि आक्रमणशीलता जो होती है वो तीव्र आवाज़, ठीक है, तीव्र आवाज़ से भी उत्पन्न होती है। जैसे कि हम किसी मान लीजिए भीड़ भाड़ जगह में गए हैं, किसी भीड़ भाड़ जगह में हम गए हैं जहाँ बहुत सारे आवाज़ हो रहे हैं, पूरा क्राउडिंग है उस एरिया में, तो क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं आक्रामक हो जाता है, हम कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है। उस समय हम क्या है कि शांत नहीं हो पाते हैं। ऐसा हमने भी अपने लाइफ में कभी काफ़ी ऑब्ज़र्व किया होगा कि यहाँ इसे सुधार लें, ठीक है, भीड़ भाड़ जगह में, जैसे कि हम मान लीजिए किसी ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ बहुत हल्ला हो रहा है, मान लीजिए हम किसी बस स्टैंड में गए हैं और वहाँ पर बहुत सारे भीड़ भाड़ है, लोग अपने सामान को अपने पास रखे हैं, इधर से उधर लेके जा रहे हैं कि कहीं कुछ चोरी ना हो जाए, पूरा भीड़ मचा हुआ है। और ऐसी जगह पर क्या है कि लोग जो वहाँ का वातावरण होता है तो उसके अनुसार व्यक्ति पर ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि व्यक्ति जो है वो आक्रामक हो जाता है, उसका व्यवहार जो होता है वो एग्रेसिव हो जाता है। और वो क्यों होता है, तो तीव्र आवाज़ या भीड़ भाड़ के कारण। तो ये सारे वातावरण के जो कारक हैं, इसके कारण भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो आक्रामकशील हो जाता है। इसे हम एक और रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि बेंडूरा की जो थ्योरी है, बेंडूरा की थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोबोडोल पर अध्ययन किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने
बोबो डॉल पर अध्ययन किया था, जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि एक डॉल थी, पंचिंग डॉल, जिसमें क्या जो बच्चे थे वो इसे घूसा मारते थे और फिर बच्चों को ऐसा फिल्म दिखाया गया था जिसमें कि बच्चे क्या है कि उस बोबो डॉल पर बार बार पंचिंग कर रहे हैं और उसे गालियाँ दे रहे हैं। तो इस बच्चों को इस फिल्म दिखाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि बच्चे को जब एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसे भी ऐसा बोबो डॉल दे दिया गया, तो वो भी क्या है कि उस फिल्म को जैसा कि उन्होंने देखा, जैसा कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उसको देखकर वो भी पंचिंग करने लगे और इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या है कि उनका जो बिहेवियर है वो भी एग्रेसिव हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो किसी का व्यवहार जो होता है वो कहीं ना कहीं वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। वातावरण के कारण ही व्यक्ति का व्यवहार है वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेंडूरा जो थे उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चे का जो व्यवहार है वो एक बदल जाता है अगर वे एग्रेसिव बिहेवियर को देखते हैं। इसे एक अध्ययन के रूप में भी बताया गया है। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि बच्चों के सामने हमेशा ऐसा बिहेवियर वाले फिल्म हुआ या फिर कोई भी चीज़ हो उसे ऐसा दिखाना चाहिए जिससे कि उनके व्यवहार पर कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि बच्चों जो होते हैं वो अनुकरण के माध्यम से ही सीख लेते हैं। बुरी चीज़ों का प्रभाव हम देखते हैं कि बच्चे पर ज़्यादा पड़ता है। बच्चे जब बुरी चीज़ों को देखते हैं तो उसको वो जल्दी सीख जाते हैं, और जब हम उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं तो उसको सीखने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर बुरी चीज़ जो है अगर उसको वो क्या है कि उसको वो तुरंत ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से किसी तरह की चीज़ें दिखाएं, यही कहते हैं बेंडूरा की थ्योरी कि हमें बच्चे को किस तरीके का चीज़ें को दिखाना चाहिए ताकि बच्चे कुछ आक्रामक व्यवहार देखकर या सुनकर उनका प्रभाव जो उन पर पड़ता है और बच्चे वैसे ही व्यवहार करना सीख जाते हैं, तो वैसा वो ना करें। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जो उनका जो थ्योरी है उसमें बोबो डॉल स्टडी के माध्यम से, ये प्रयोग के माध्यम से बेंडूरा ने जो सोशल लर्निंग थ्योरी जो दी है इसके आधार पर इन्होंने कहा है। तो आइए अब हम आगे इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट है अप्रूवल मोटिव और नीड, यानी कि अनुमोदन आवश्यकता। अनुमोदन आवश्यकता किसे कहा जाता है? तो अनुमोदन आवश्यकता उसको कहा जाता है जिसमें कि जो व्यक्ति होता है वो दूसरों से क्या है कि वो प्रतिष्ठा, और प्रशंसा आदि पाने की उम्मीद होती है, तो उसे ही अनुमोदन की आवश्यकता कहा जाता है। अनुमोदन की जो आवश्यकता होती है वो बच्चों में, किशोरों में और वयस्कों में, ये तीनों में पाई जाती है। लेकिन बच्चों में और किशोरों में इसकी आवश्यकता अधिक पाई जाती है। और इसे मापने के लिए जो स्केल जो बनाया गया है, इस स्केल को हम क्या कहते हैं, यानी कि अनुमोदन आवश्यकता को मापन करने के लिए एक स्केल बनाया गया है। उस स्केल को कहते हैं नीड फॉर अप्रूवल स्केल, यानी कि अनुमोदन की आवश्यकता की मापनी। इसके द्वारा ही अनुमोदन की आवश्यकता को मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि किस तरीके से
जो अर्जित अभिप्रेरक हैं इसके अंतर्गत ये 5 पॉइंट आते हैं, जिसे हमने यहाँ पर पूरे डिटेल से कवर किया है इन 5 पॉइंट्स को। और आई होप आपको इसे काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने मोटिवेशन के दोनों टाइप्स इसके इनबॉर्न मोटिव्स और एक्वायर्ड मोटिव्स यानी कि जैविक और अर्जित दोनों को हमने पूरे डिटेल से कवर कर लिया है। अब ये मोटिवेशन का जो चैप्टर है वो थोड़ा लॉन्ग है, तो इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, तो आज हम बस इतना ही रखते हैं। अगर एक दिन में ज़्यादा पढ़ लिया जाए तो फिर आप भी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बोल बोल कर खुद ही लिखा है, और फिर आप अपने नोट्स में भी इसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स को तैयार करें। मैंने जो लिखा है या मैंने जो बोला है उसको भी आप अपने नोट्स में तैयार करें, और इन सारी थ्योरीज़ को आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये थ्योरी जो है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप थ्योरी को अच्छा से अगर आप समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कवर करने में, उसको क्लियर करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, थ्योरी को आप ज़रूर देखें, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही इनके सारी वीडियो जितनी भी सीडीपी में जितनी भी जिसकी थ्योरीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे, उनको मैं ज़रूर करवाऊंगी। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।